रवि कुमार, स्वागत है आपका NSIS में। चलिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है अध्याय 16 चल रहे हैं अभी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को। आज जो है हम लोग अध्याय 16 को समाप्त करेंगे। अध्याय 16 में जो भी अभी तक आपने कुर्की के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि किस ढंग से कुर्की किस सिचुएशन में की जाती है। आज जो है नीलाम व्यवस्था के संदर्भ में पढ़ा जाएगा। जो कुर्क की गई संपत्तियां हैं उसको किस तरह से नीलाम किया जाएगा, और अपीलीय व्यवस्था में, ठीक है, कि अपील किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो पहले जो लास्ट आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा था 192, ठीक है, 192 में यही था कि जो 6 सप्ताह से लेकर के जो है 6 माह तक अधिकतम कैद दिया जा सकता है, लगान वसूली अगर नहीं हो पाता है उस मामले में, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे 193, बंदी व्यक्ति का आहार धन, ठीक है, आहार खर्च इसका अर्थ हुआ। और इसको जो भी व्यक्ति बंदी बनाया जाएगा मैक्सिमम 6 माह के लिए, तो वादी के द्वारा जो है खर्च दिया जाएगा। और खर्च को कहाँ जमा किया जाएगा? उपायुक्त के पास। कब किया जाएगा? जिस दिन व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, रैयत को या किसी अन्य व्यक्ति को, उसके ठीक गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जो है जमा करना होगा। क्लियर? उपायुक्त के पास, और प्रति माह जमा करना होगा जब तक कि वह कैद से नहीं छूट जाता है। और कितना जमा करना है यह उपायुक्त जो है निर्धारित करेंगे। ये था 193। अब 194 कृषकों से संबंधित है। वास्तविक कृषक आप बोल सकते हैं, इनके बेदखली और पुनर्स्थापन से संबंधित है। इनको जो है बेदखल या पुनर्स्थापन तब किया जाएगा जब इनके लिए पर्याप्त आदेश मिल जाता है। उससे पहले कुछ भी ऐसा क्रिया नहीं करना है, ठीक है। और ठीक 195 उसके बाद है, भू धारकों के लिए है, भू अभिधारियों के लिए है। इनको जो है बेदखली और पुनर्स्थापन कैसे किया जा सकता है भूधारकों को, उस संदर्भ में इसमें ठीक विवरण है। इन लोग को जो है खुद कृषि नहीं करते हैं जनरली, है ना। ये जो है खुद कृषि करते हैं, ठीक है, उसके बारे में प्रावधान है कि जब आदेश मिल जाएगा तब किया जाएगा। और इनका बेदखली एंड पुनर्स्थापन के बारे में इस आर्टिकल में प्रावधान है 194, 195 कृषकों के लिए और भूधारकों के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसमें जो प्रक्रिया बताया गया है कि जो भी आपका गांव है या जहाँ से वो संबंध रखता है वहाँ पर डोंगी पिटवा दिया जाएगा कि पुनर्स्थापन हो चुका है या बेदखली हो चुका है, या सहज दृश्य स्थान पर क्या किया जाएगा, सारांश चिपका दिया जाएगा, नोटिस आप शॉर्ट में बता दिया जाएगा कि बेदखली किया गया है, पुनर्स्थापन किया गया है, इसके बारे में जानकारी दे दिया जाएगा। उस गांव में सारांश यानी कि एक नोटिस चिपका दिया जाएगा। सहज दृश्य माने ऐसे स्थान पर जहां पर लोग आना जाना ज़्यादा करते हैं, अक्सर लोग मजबूरी, जैसे कोई चौक चौराहा हो तो वहाँ पर कर दिया जाएगा। तो बेदखली या पुनर्स्थापन के संदर्भ में आपका 194 और 195 दोनों हो गए। अब आइए 196 और 197। ये दोनों आर्टिकल को हम लोग देखते हैं। ये अविभक्त भू संपत्ति के बारे में है। या अन्य संपत्ति, और ये जो है सहंसधारी
भूस्वामित्व के बारे में। देखिए दोनों के बारे में दिया गया है। अगर कोई भू संपत्ति है, ठीक है, किसी भूधारक का रेत का रो लगान देता हो और वो जो है अभी आपका अविभक्त है, यानी कि किसी एक व्यक्ति के नाम से है, लेकिन जब पीढ़ी आगे बढ़ता है तो अलग अलग व्यक्तियों के नाम से होता है। उस स्थिति में यह अविभक्त भू संपत्ति जो है कई लोगों के पास जाएगा तो विवाद उत्पन्न हो सकता है, तो उपायुक्त के पास मामला जाएगा, ठीक है। तो उस संदर्भ में जो है 196 में प्रावधान दिया गया है कि लगान जो है किस ढंग से उन लोगों के बीच वितरण किया जाएगा कि किसको किस अंशधारी, जो भी आपका यहाँ पर अविभक्त भू संपत्ति का जो पार्टीशन मिला है, किसको जो है कितना लगान देना होगा, ठीक है। ये आपका 196 बताता है और 197 जो है भूस्वामित्व, ठीक है। लगान संग्रहण, ये देने से, लगान देने से संबंधित है, ये संग्रहण से संबंधित है। भूस्वामी जमींदारों को माना गया था 1793 में, ठीक है। तो भूस्वामियों में जब विवाद होता है, ठीक है, उनकी भी तो पीढ़ी आगे बढ़ती है, तो भूस्वामियों में जब विवाद होता है तो लगान का संग्रहण कौन कितना करेगा, इस संदर्भ में जब विवाद उत्पन्न होता है तो उपायुक्त फैसला देते हैं इस आर्टिकल के तहत, ठीक है। अब आइए 198 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इससे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। 198 को, 198 में जो आपका है कि कोई भी मामला आपका हुआ, ठीक है, चाहे लगान वसूली का मामला हुआ, नहीं दे पा रहा है, या फिर किसी कारण से जुर्माना हुआ है, आर्थिक जुर्माना हुआ है, नहीं दे पा रहा है, तो उस स्थिति में दो तरह का संपत्ति होता है, ठीक है। भारतीय कानून के अनुसार दो तरह का संपत्ति होता है, एक जंगम, दूसरा स्थावर। ये चल संपत्ति आप समझ सकते हैं, इसको आप अचल संपत्ति समझ सकते हैं। लेकिन चल संपत्ति का अर्थ सिर्फ रुपया पैसा नहीं समझना है, ठीक है। इंडियन पैनल कोड का जो धारा 22 है उसमें इसको अच्छी तरह से समझा दिया गया है जंगम संपत्ति को, ठीक है। जंगम संपत्ति में क्या है कि जो भूमि से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, जिसको आप कहीं इधर उधर ले करके जा सकते हैं, चाहे रुपया पैसा हो या सामान हो। जैसे कल में अलमीरा है, ठीक है, अलमारी को आप ले जा सकते हैं, टेबल है, कुर्सी है, उसको आप ले जा सकते हैं कहीं भी उठा करके, तो सारा का सारा किस में आ जाएगा, जंगम संपत्ति। और स्थावर जो भूमि हो या भूमि से जुड़ा हुआ हो, जैसे खेत है स्थावर, घर है, घर को उठा के तो कहीं नहीं ले जा सकते हैं, तो भी क्या होगा, स्थावर संपत्ति में आएगा। तो ये आर्टिकल जो है 198, इसलिए मैं समझा रहा था इसको, ठीक है। इसमें यही कहा गया है कि अगर कोई भी लगान या जुर्माना, बकाया लगान या जुर्माना है, अगर वो नहीं देता है तो पहले कुर्की किसका किया जाएगा, जंगम संपत्ति का, क्लियर। और अगर जंगम से पूरा नहीं होता है तो स्थावर संपत्ति का भी कुर्की किया जा सकता है, कुर्की और नीलामी। नीलामी फिर किया जाएगा और उससे जितना अधिक पैसा होगा, इसको जो है आप आर्टिकल 210 के साथ मिला करके पढ़िएगा, ठीक है। 198 क्या कहता है कि अगर जंगम से कलेक्शन नहीं हो पाया, जंगम संपत्ति से, तो किस संपत्ति से कलेक्शन होगा, स्थावर संपत्ति से होगा। और किस आर्टिकल के तहत ये जो है वैधानिक बनेगा, वो होगा 210 के तहत, क्योंकि उसी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 198 और 210 एक साथ पढ़ना है। 199 जंगम संपत्ति के कुर्की वारंट अगर निकल जाते हैं, कुर्की हेतु अगर वारंट निकलते हैं, तो ये जो है जिस व्यक्ति के जंगम संपत्ति का कुर्की करना है उसके आवास पर और कार्यालय पर दोनों जगह जो है सूचना को चिपका दिया जाएगा, आवास पर और कार्यालय पर। ये ध्यान रखिएगा। 199 ये हो गया। अब आइए 200, आर्टिकल 200, क्लियर। जैसे ही आपका ये चिपकेगा और
कुर्की हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद 10 दिन का समय मिलेगा। ठीक है, 10 दिन का अवधि मिलेगा। तुरंत जो है उसको नीलाम नहीं किया जाएगा। क्लियर। अधिग्रहित जब कर लिया जाएगा तो कितने दिन बाद उसको नीलाम किया जाएगा? 10 दिन का रेंज रहेगा। ठीक है, उस दौरान अगर वह चुका देता है, लगान हो या जुर्माना हो, पर्याप्त ब्याज भी अगर है, ठीक है, वाद खर्च अगर न्यायालय के द्वारा कहा गया, अगर सारा कुछ मिला जुला के चुका दिया जाता है तो फिर इसे वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए स्पेशली 10 दिन रखा जाता है। उसके बाद नीलामी का प्रक्रिया शुरू होगा। ठीक है, कहाँ पर ये प्रक्रिया होगा? उसके घर में हो सकता है, क्लियर, या फिर बाजार में हो सकता है। ये नीलामी का प्रक्रिया जो होगा आपका उसके घर में होगा या बाजार में होगा, दोनों पूरा ध्यान रखा जाता है अधिकारियों के द्वारा एक्ट के अनुसार। ध्यान उनको रखना ही होगा एक्ट के अनुसार कि अधिक से अधिक जो है मूल्य इसका प्राप्त हो। इसका स्पेशली जो है एक्ट में निर्देश दिया गया है कि ऐसे ही आपको नहीं बेच देना है सामान को औने पौने दाम पर। ठीक है, ये कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कीमत प्राप्त हो। ठीक है, उच्चतम मूल्य, यही चीज़ जो है 201 में ही लिखा गया है, उच्चतम मूल्य प्राप्त होना चाहिए। साथ ही 202 में क्या कहा गया है? देखिए क्रोनो में चल रहा है हर चीज़, समझ गए ना? लगातार पढ़िएगा तो याद भी हो जाता है अच्छे से। 202 में क्या कहा गया है कि जो भी नीलाम की प्रक्रिया होगी, जो संबंधित अधिकारी हैं राज्य सरकार के, ठीक है, सरकार के जो अधिकारी वर्ग हैं, उनको इस प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, कि वो जा करके अपना अधिग्रहण भी किए और खरीद भी लिए। ठीक है, ये पूरी तरह से अवैध माना गया है। यही चीज़ कहा गया है 202 में कि अधिकारियों को नीलाम प्रक्रिया में हिस्सा लेने की मनाही है। इसी तरह से याद रखिएगा 203 में जो कहा गया है कि जिस दिन नीलाम की तिथि दी गई, मान लीजिए उस दिन अधिकतम जो है मनी प्राप्त नहीं हो पाया, अधिकारियों को लगा कि नहीं और थोड़ा सा जो है ज़्यादा प्राप्त हो सकता है, तो उस दिन नीलाम को स्थगित कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर अगली किसी तिथि को या अगले दिन को जो है फिक्स किया जाएगा, किस दिन जो है नीलाम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, ये 201 में मैंने पहले ही बता दिया है कि उच्चतम मूल्य प्राप्त करने का प्रयास जो है अधिकारी वर्ग करेंगे। यही कारण है कि उच्चतम मूल्य नहीं प्राप्त होने पर, उचित मूल्य नहीं प्राप्त होने पर नीलाम की प्रक्रिया जो है स्थगित उस दिन करके अगली तिथि को फिर निर्धारित की जा सकती है। नीलाम की प्रक्रिया जब पूरा हो जाएगा, ठीक है, अगली तिथि निर्धारित हो गया, पूरा हो गया, तो उसके बाद क्या काम होता है? जिसने खरीदा है उन सामानों को, ठीक है, उनको जो है संबंधित नीलाम से संबंधित जो अधिकारी हैं सामान को हस्तांतरित करेंगे। ठीक है, क्रेता जो खरीदा है नीलाम प्रक्रिया में, उसको सामान का हस्तांतरण होगा। हस्तांतरण होगा अधिकारी के द्वारा, प्लस भुगतान प्राप्त किया जाएगा मूल्य अधिकारी के द्वारा। ठीक है, दोनों काम अधिकारी ही करेंगे, पैसा लेंगे और सामान जो है हस्तगत करेंगे जिसने खरीदा है। यही चीज़ दिया है 204 में और कोई टेंशन नहीं लेना है। 205 देखिए, इसी के एकदम बढ़ रहा है क्रम के रूप में, आप ध्यान दीजिए, है ना, पूरी तरह से क्रमवत रूप से बढ़ रहा है। शुरू से आर्टिकल जो मैंने बताया है 1 से लेकर अभी 204 तक। अब क्या हुआ? अधिकारी के पास पैसा आ गया है, क्लियर, मनी जब आ गया अधिकारी के पास तो क्या करेंगे? प्रति रुपया 25 पैसा काट लेंगे। जितना पैसा प्राप्त हुआ है ना, प्राप्त मनी में जो भी धन प्राप्त हुआ है, राशि प्राप्त हुआ है, उसमें प्रति रुपया 25 पैसा काटेंगे, यानी कि 25% काट लेंगे। ठीक है,
और उसको जो है उपायुक्त को दे देंगे। उपायुक्त क्या करेगा उस पैसा को, जैसे मान लीजिए 100 रुपया कलेक्शन हुआ, उसमें 25 रुपया जो अधिकारी नीलामी अधिकारी है वो काट करके इसे उपायुक्त को दे देंगे, डीसी को दे देंगे। ठीक है, डीसी क्या करेंगे, इसे राज्य सरकार के खाते में जमा कर देंगे। ठीक है, राज्य सरकार के खाते में जमा कर देंगे। क्यों जमा करेंगे, क्यों ये काटा गया, बिक्री शुल्क के रूप में। क्लियर, शुल्क और कर अलग अलग चीज होता है। शुल्क किसी सुविधा के लिए सरकार जो है आपसे ड्यूटी, इंग्लिश में ड्यूटी कहा जाता है, कर को टैक्स कहा जाता है। शुल्क आपसे क्यों सरकार लेती है, किसी सुविधा को प्रदान करने के लिए। ठीक है, तब शुल्क लिया जाता है। जैसे चुंगी हो गया, शुल्क, पुल बना है बहुत बड़ा, तो वहाँ पर कुछ दिन तक कलेक्शन किया है तो शुल्क कहा जाएगा। लेकिन टैक्स जो है बिना सुविधा का जो है प्रदान किया, वो एक तरह से आवश्यक होता है प्रत्येक नागरिक के लिए देना, चाहे आप डायरेक्ट टैक्स दें या इनडायरेक्ट टैक्स दें। उसके लिए अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ही सुविधा मिलता है, चाहे आप कर दें, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो मैटर नहीं है। डायरेक्ट आपको नहीं फील होगा कि सरकार ने कुछ किया। ठीक है, इनडायरेक्टली आपको जैसे शिक्षा मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है, ठीक है, सब्सिडी मिलता है, तो सब टैक्स के कारण ही संभव हो पाता है कि सरकार जो है आपको प्रदान करती है। तो यही है शुल्क और कर में अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शुल्क लिया जाता है 25% और बिक्री शुल्क के रूप में 25 रुपया जो है राज्य सरकार के खाते में, और 75 रुपया जो है जो भी लगान बकाया है या जुर्माना है उसके लिए अधिकारी जो है जमा करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा अगर आपका हो गया तो वापस लौटा दिया जाता है जिसका रहता है। ठीक है, जितना ज़रूरत है लगान या जुर्माना वसूली के लिए उतना का ही नीलामी रुपया जो है सरकार द्वारा गृहीत किया जाता है। ठीक है, उससे ज़्यादा का नहीं। ये आपका हुआ 205। अब आइए 206 में। दो सौ छः में तीसरे पक्ष की एंट्री होती है। क्लियर, यानी कि मान लीजिए सरकार ने किसी आरोप, जो भी अभियुक्त है या बकायादार है, उसकी संपत्ति को नीलाम कर दिया। ठीक है, जंगम संपत्ति का भी बात हो रहा है, अभी स्थावर का नहीं हो रहा। जंगम संपत्ति को नीलाम कर दिया, पैसा वगैरह का प्रक्रिया जो है, नीलामी का प्रक्रिया मान लीजिए शुरू हो गया। इस बीच एक तीसरा पक्ष भी खड़ा हो जाता है। एक पक्ष सरकार हुआ, ठीक है, तीसरा पक्षकार क्यों बोला जाता है उसको पहले समझ लीजिए। एक पक्ष सरकार हुआ और दूसरा पक्ष जिसका समान जंगम संपत्ति जो है नीलामी हो रहा, वो हुआ, दो पक्ष हुआ। अब एक तीसरा पक्ष का एंट्री होता है जो कहता है कि जो आप सामान नीलाम करने को जा रहे हैं, जंगम संपत्ति, वो तो मेरा है। ठीक है, आप कैसे नीलाम कर रहे हैं। तब यहाँ पर क्या होगा, जब दावा कर देता है तीसरा पक्ष, 206 में यही चीज़ दिया है, तीसरा पक्ष जब दावा कर देता है, ठीक है, तो उपायुक्त जांच करेंगे। काहे कि दूसरा का सामान तो नहीं ना बेच दीजिएगा आप, काहे कि दूसरा का सामान तो नहीं बेचा जा सकता है, जिसका लगान बकाया है उसी का सामान बेचा जाएगा ना। यही कारण है कि उपायुक्त जांच करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 206 स्पष्ट करता है, ठीक है, उपायुक्त जांच करते रहेंगे, लेकिन जो नीलामी की प्रक्रिया है वो रुकेगा नहीं। हो सकता है जांच में लंबा समय लगे, ये रुकेगा नहीं। अब मान लीजिए उपायुक्त का जांच पूरा नहीं हो पाया या फिर जांच में गलत साबित हुआ तीसरा पक्षकार, लेकिन उस पक्षकार को लगता है नहीं, मैं नहीं गलत हूँ, मेरा सामान बेचा गया है, तब उसको ये अधिकार दिया गया है, ठीक है, तो तीसरा पक्षकार जो है न्यायालय जा सकता है। क्लियर, न्यायालय में
याचिका दायर कर सकता है कि मेरे साथ गलत हो गया है, मेरा सामान बेच दिया गया है, ठीक है, किसी और का लगान चुकाने के लिए न्यायालय जांच करेगा, आदेश देगा, ठीक है। लेकिन ये प्रक्रिया रुकेगा नहीं अगर उपायुक्त ऐसा आदेश नहीं देते हैं तो, ठीक है। कब प्रक्रिया रुक जाता है या बाद में प्रक्रिया होने के बाद भी निरस्त हो जाता है, ये आगे के आर्टिकल्स में है, देखते जाइए, ठीक है। ये था 206। अब हम लोग आते हैं 207। ये भी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। 206, 207 जो भी नीलामी की प्रक्रिया आराम से चल रहा था 205 में, ये सब जो है बाधक चीज़ सब है, ठीक है, जो डिस्टर्ब कर रहा है उस प्रक्रिया को, अगर गलत हो रहा है कहीं से भी। यहाँ पर आरोप अगर लग जाता है कि अनियमितता हुआ है नीलामी की प्रक्रिया में, किसी भी तरह की अनियमितता हुई है तो डीसी जो है इसका जांच करेंगे। फिर वही चीज है, नीलामी की प्रक्रिया निष्फल नहीं होगी। नीलामी की प्रक्रिया अगर उपायुक्त ने आदेश नहीं दिया रोकने का तो चलता रहेगा, और जिसने भी आरोप लगाया, ठीक है, हो सकता है जिसका सामान बेचा जा रहा है उसने आरोप लगाया हो, तो उसको न्यायालय जाने का अधिकार बना रहेगा, ठीक है। फिर न्यायालय फैसला लेगा, न्यायालय जाने का अधिकार जो है बना रहेगा। अब आइए 208। 206 हो गया आपका तीसरा पक्ष जो बोलता है मेरा सामान है, और 207 हो गया, ये कोई भी पक्ष हो सकता है, दूसरा पक्ष भी हो सकता है, ठीक है, कि बोल सकता है कि अनियमितता हुआ है कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया के दौरान, उसकी जांच की जाए, ठीक है। अब ये जो आपका है 208, इसमें क्लियर कहा गया है कि कोई भी जोत अगर लगान के लिए बेचा जाता है, लगान बकाया लगान के लिए, और वह एससी या एसटी का जमीन है, अभी तो संभव है, ठीक है, कि एससी और एसटी वर्ग के वर्ग का कोई व्यक्ति जो है लगान नहीं दे पाया, तब क्या होगा, तब स्पष्ट रूप से 208 में ये कहा जाता है एससी का अगर जमीन है तो शेड्यूल कास्ट को ही बेचा जाएगा, और एसटी का जमीन है तो किसको बेचा जाएगा, नीलाम किया जाएगा, मैंने नीलाम के माध्यम से विक्रय एसटी को ही किया जाएगा। और जो 46 में बताया गया है थाने के अंदर या जिले के अंदर एससी के लिए और एसटी के लिए थाने के अंदर, उसका भी फॉलो उसको भी करना है, ठीक है। 208 के साथ 46 को पढ़ना है, और ओबीसी के लिए यहाँ पर प्रावधान नहीं है, क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये इसको याद कर लेना है अच्छी तरह से 208 को। जो शक रहे सारा कर लीजिए जिनका बाकी सेक्शन कंप्लीट है। अब आइए 208 का क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 208 आर्टिकल, ठीक है। 208 का क में कहा गया है, मान लीजिए कोई भूमि है, भूमि का एक अंश नीलाम किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, ठीक है, एक अंश को ही बेचने का जरूरत पड़ा। अब जितना लगान बचा हुआ है तो उसी के हिसाब से ना बेचेगा, पूरा ज़मीन तो नहीं बेच देगा, ज़्यादा पैसा नीलाम लेकर के वो क्या करेगा, इससे भी फिर लौटाना है, उसका ज़मीन भी चला जाएगा। और एससी एसटी के मामले में तो एकदम सख्त निर्देश है कि बहुत ही आवश्यक पड़ जाए तभी इनके ज़मीन को बेचा जाए, नीलाम किया जाए, अन्यथा एकदम नहीं, ठीक है। हर प्रयास कर लेना है, एकदम अंत में इसको रखा गया है, क्लियर। 208 आर्टिकल 208 क में कहा जाता है कि अगर एक अंश को बेचा जाता है ज़मीन का, तो अब देखिए ज़मीन तो इतना था, इतना बेच दिया गया मान लीजिए। अब पहले लगान जो था 70 रुपया वार्षिक दिया जा रहा था, अब तो इसके पास इतना ही भूमि रह गया जिसका ज़मीन नीलाम हो गया है, बेचा गया है, तो अब तो लगान 70 रुपया नहीं ना देगा, कुछ कम देगा ना, बाकी जो खरीदा है तो उसको देना होगा, ज़मीन जिसके पास गया उसको लगान देना होगा। तो लगान का वितरण होता है, फिर पुनर्वितरण, ठीक है। तो लगान का पुनर्वितरण कौन करेंगे,
उपायुक्त। और कुछ नहीं है इस आर्टिकल में। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब चलिए अगले आर्टिकल की ओर। 208 का ख, इसमें 4 पार्ट है 208 में। ठीक है, भूमि के एक अंश को अगर बेचा जा रहा है, ठीक है, तो इसके लिए कुछ विशेष प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। इन प्रक्रियाओं को एक अंश बेचने वाले में फॉलो करना होगा। ये 208 का ख जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, बहुत इजी है, लेकिन इस आर्टिकल को याद कर लीजिएगा। 208 का पूरा ही कर लीजिएगा, कम से कम क ख और 208 SC/ST वाला कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है एक तो 20 दिन पूर्व सूचना देना होगा अगर एक अंश बेचा जा रहा है तो। और इन 20 दिनों में अगर जिस व्यक्ति का जमीन का एक अंश बेचा जा रहा है वो भुगतान कर देता है सारा, लगान फगान जो है, ब्याज व्याज सब भुगतान कर दिया, तब क्या होगा? जमीन का जो है नीलामी नहीं होगा। क्लियर? जमीन विक्रय उसी टाइम रोक दिया जाएगा। और नहीं कर पाता है तो जो भी व्यक्ति चाहेगा कि हमको लेना है जमीन को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा? उसको जो भी जमीन का कीमत निर्धारित सरकार द्वारा किया जाएगा उसका 25% सुरक्षित राशि के रूप में, सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करना होगा। इसके अलावा आर्टिकल 201 में जो मैंने बताया, कई बार बताया कि अधिकतम मूल्य प्राप्त करने का अधिकारी प्रयास करेंगे, यहाँ भी वही होगा, अधिकतम मूल्य। पहले जंगम संपत्ति की बात हो रही थी, अब जो है स्थावर संपत्ति, जमीन में स्थावर संपत्ति का बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अधिकतम मूल्य प्राप्त करने का कोशिश किया जाएगा। अब 218 का ग समझिए, 208 का ग, इसमें क्लियर बताया गया है कि जो भी क्रेता है जमीन को, जिसने खरीदा, ठीक है, उसको कब्जा तब तक नहीं दिया जाएगा जमीन पर, सर्टिफिकेट जब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसने पूरा भुगतान जो है नहीं कर दिया है। पहले उसको भुगतान करना है, फिर कब्जा और सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा कि जमीन उसका हो गया है। 208 का घ, किसी भी तरह का ऋण मुक्त जमीन, जो क्रेता है ना, उसको जो है पूरी तरह से ऋण मुक्त जमीन दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना? किसी तरह का उस पर ऋण नहीं रहेगा। कुछ अपवाद हैं, उस पर नहीं जाना है हम लोगों को, लेकिन सिंपल हम लोग मान लेते हैं 208 का घ में जो भी खरीदा है भुगतान देने के बाद, फिर ऐसा ना हो कि जितना में खरीदा है उससे ज़्यादा जो है उस पर ऋण भी है तो वो भी चुका रहा है। ठीक है, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए ऋण भार मुक्त, इसको जो अधिनियम में वर्ड यूज किया गया है ऋण मुक्त जमीन के लिए, विलंगम, इसको याद कर लीजिएगा, विलंगम भूमि, जिस पर किसी तरह का कोई ऋण ना हो, बकाया ना हो, उसको कहा जाता है एक्ट की भाषा में विलंगम भूमि जो है क्रेता को प्रदान किया जाएगा। 209 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 210 पर हम लोग आते हैं। विलंगम भूमि को याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट, 208 घ में। 210 198 में मैंने बताया था। ठीक है, अगर जंगम संपत्ति से पूरा नहीं हो पा रहा है बकाया राशि, तब स्थावर संपत्ति का यूज होगा। क्लियर? यही है 210 में। यहां पर देखिए 206 की तरह 211 में तृतीय पक्षकार, 206 में क्या था? भूमि के संदर्भ में था, संपत्ति के संदर्भ में था। 206 में यहां पर किसी भूमि जो है
जो नीलाम किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, वहाँ पर तीसरा पक्षकार का एंट्री हो जाता है कि ज़मीन जो है मेरा है, इसे ना बेचा जाए, नीलाम ना किया जाए। ठीक है, उस स्थिति में क्या करेंगे, उपायुक्त जो है विचारण करेंगे। ठीक है, और जो उचित निर्णय होगा वो लेंगे। हालांकि अगर तृतीय पक्षकार जो है वो असंतुष्ट रहता है तो उसे 1 वर्ष के अंदर न्यायालय जाने का अधिकार होगा। क्लियर? ये हुआ आपका 211, 211, 212, 213, 213 का 214, 214 का एक साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखते जाइए। तृतीय पक्ष उस स्थिति में वो न्यायालय जा सकता है। 212 में कहा गया है कि अगर किसी की भूमि की नीलामी हो रही है, भूमि की नीलामी हो रही है, उससे पूर्व ही वह लगान वगैरह चुका देता है ब्याज सहित, तो स्थावर संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया जो है तुरंत रोक दी जाएगी। ठीक है, प्लस ब्याज प्लस जो खर्च आया है वो सब चुका देता है। ठीक है, तो प्रक्रिया जो है स्थगित हो जाएगी जस्ट एट ए टाइम। क्लियर? 212 में ही कहा गया है, मान लीजिए तृतीय पक्षकार जो 211 के अंडर में 211 में था, जिसने कि शिकायत किया था, तो ये पूर्व में किया था इसमें। ठीक है, विक्रय से पूर्व, इसको समझिए, 211 को विक्रय से पूर्व ही वो शिकायत किया था। लेकिन मान लीजिए तृतीय पक्षकार को नहीं पता चलता है कब विक्रय हुआ नहीं हुआ, तो विक्रय के बाद भी तृतीय पक्षकार को, जिसको लगता है कि उसका संपत्ति जो है, भूमि जो है बेचा जा रहा है, तब वो 90 दिनों के अंदर दावा कर सकता है। ठीक है, 90 दिनों के अंदर अगर विक्रय भी हो गया है जमीन और उसका था जमीन, तो उपायुक्त जो है उस पर विचार करेंगे, देखेंगे, और अगर विक्रय तो हो चुका है, ठीक है, वहाँ तो कुछ नहीं अभी किया जा सकता है, लेकिन उपायुक्त को जब लगता है कि इस पक्षकार का जो दावा है सही है, तो क्या करेंगे, जो प्रक्रिया नीलामी की हो चुकी है, ठीक है, वो रद्द कर देंगे। 212 में ही है कि होगा ही नहीं नीलामी अगर चुका देता है। और दूसरा जो है तृतीय पक्षकार का, अगर ऐसा पता चलता है तो क्या कर देंगे, अपास्त कर देंगे। वर्ड वहाँ पर यूज हुआ है अपास्त, माने रद्द कर देना। ठीक है, सारी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे, फिर से शुरू होगा। ठीक है, अब चलिए 213 में हम समझते हैं। दो 207 में जिस ढंग से जंगम संपत्ति के लिए था, 213 में भी है आपका भूमि के लिए, स्थावर संपत्ति के लिए। अगर अनियमितता हुआ है, 207 में जंगम के लिए था, ध्यान रखिएगा, अनियमितता। ठीक है, देखिए यहाँ प्रक्रिया रुकता नहीं था, लेकिन इस समय रुक जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए पहले वाले आर्टिकल में भी रुक गया। अनियमितता हुआ है तो उपायुक्त के समक्ष जो है आवेदन दिया जाएगा। क्लियर? और प्रक्रिया अगर पूर्ण हो गई है तो 213A के तहत अनियमितता सिद्ध हो जाता है कि हाँ सही में अनियमितता हुआ है विक्रय प्रक्रिया में, तो उपायुक्त क्या करेंगे, पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। ठीक है, पूरी प्रक्रिया रद्द हो जाएगी और नए सिरे से
शुरुआत होगी। चाहे तृतीय पक्षकार जीत जाए, ठीक है, 212 के तहत आर्टिकल या 213 के तहत अनियमितता सिद्ध हो जाए, दोनों स्थिति में पूरी प्रक्रिया रद्द हो जाएगी, नए सिरे से शुरुआत होगी। लेकिन जो सारा कार्य हो गया, इतना कुछ हुआ, सारा प्रक्रिया के दौरान खर्च तो हुआ होगा ना, तो खर्च जो है कौन चुकाएगा, ठीक है, क्षतिपूर्ति जो हुआ सारा मैटर का वो कौन देगा, इसका निर्धारण कितना होगा, कौन और कितना, सारा का क्षतिपूर्ति कौन और कितना, ये सारा जो है कोर्ट में तय होगा। जिसको कोर्ट बोलेगा उसको देना होगा, ठीक है। तो इस ढंग से खर्च निकलेगा, प्रक्रिया का शुरुआत जो है फिर से होगा। अब आइए आर्टिकल 214, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 214 क्या कहता है, वे कौन कौन से कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पर हैं हम लोग, वे कौन कौन से कंडीशन है जिसमें उपायुक्त जो विक्रय की प्रक्रिया है भूमि का या भूमि के अंश का, ठीक है, उसको अपास्त कर सकता है, यानी कि रद्द कर सकता है, ठीक है। कौन कौन से स्थितियां हैं जिसमें विक्रय रद्द हो सकते हैं। विक्रय की प्रक्रिया जो है या विक्रय हो भी चुका है तो उसे वापस लिया जा सकता है, क्लियर। तो इसमें क्लियर कहा गया है कि कुछ और नहीं है बल्कि ये है जो बताया गया है 211, 212 और 213, इनका अगर उल्लंघन किया गया है, ठीक है, इसका अगर उल्लंघन किया गया है किसी भी स्तर पर या सिद्ध हो जाता है 211, 12, 13 का जो भी था, ठीक है। 211 में क्या था आपका, फिर से मैं रिकॉल करा देता हूं कि अगर विक्रय हो रहा है और विक्रय के पूर्व ही तीसरा पक्षकार आ गया है और वो कहता है तो मेरा जमीन था आप बेच दिए, ठीक है, और वो सही सिद्ध हो जाता है, पहला 211, इस स्थिति में भी रद्द हो जाएगा 214 के अनुसार। हालांकि यहाँ लिखा हुआ है कि 1 साल में वो न्यायालय जा सकता है। 212 में 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन तो बताया ही गया है कि जिसका ज़मीन जो है बिक्री हो रहा है, अगर वो चुका दिया समय से पूर्व, विक्रय से पूर्व, तब क्या होगा, उस स्थिति में जो भी स्थावर संपत्ति यानी कि भूमि का जो विक्रय का प्रक्रिया है रोक दिया जाएगा। उसी 212 में कहा गया है कि तीसरा पक्षकार जो दावा करता है, ठीक है, कि उसका संपत्ति है, उसको पहले नहीं पता चला, उसको बाद में पता चला, विक्रय हो जाने के बाद। यहाँ पर पहले था 211 में, 212 में बाद में। कितना दिन उसको मौका रहेगा, 90 दिन। 90 दिन के अंदर वह फिर से जो है उपायुक्त के समक्ष आवेदन दे सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसको यही है कि जितना भूमि मूल्य है उसका 5% जो है उसको देना होगा, क्लियर, जमा करना होगा, तब विचार होगा, सही होगा तो प्रक्रिया पूरी तरह से वापस फिर से शुरू होगा। 213 में अनियमितता वाला बताए थे। अनियमितता अगर हुआ है और सिद्ध हो जाता है तो पूरी प्रक्रिया अपास्त हो जाएगा और क्षतिपूर्ति वगैरह जो हुआ, जो भी खर्च आया है वो कौन देगा, कितना देगा, ये कौन डिसीजन लेगा, न्यायालय लेगा। ये 213 है, ठीक है, और न्यायालय लेगा। 213 का क है। 214 में वही बताया गया कि अगर 211, 12, 13 के अनुसार सिद्ध हो जाए कि विक्रय की प्रक्रिया किसी भी रूप में गलत है तो विक्रय की प्रक्रिया जो है अपास्त हो सकता है, ठीक है, उपायुक्त कर सकते हैं और कुछ नहीं। इसमें 214 क इसमें कहा गया है उपायुक्त जो हैं पूरी भूमि का नीलामी किया जाए, विक्रय किया जाए या भूमि के एक अंश का विक्रय किया जाए, ये डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। भूमि के एक अंश के विक्रय का निर्णय ले सकते हैं और कुछ नहीं है इसमें। ये था 214 का क। तो आपने पढ़ा
किस ढंग से जो है जंगम संपत्ति के नीलामी वगैरह हो सकते हैं, अधिकतम मूल्य का प्राप्त करने का प्रयास आर्टिकल 201 के तहत किया जाता है। और किस ढंग से एससी के ज़मीन को एससी में, एसटी के ज़मीन को एसटी में आर्टिकल 208 के तहत 208 को स्पेशल केयर रखिएगा, उसमें 208 क, 208 ख, 208 ग और 208 घ है। क और ख को स्पेशल रखिएगा केयर। ख में जो भी मैंने कंडीशन बताए हैं कि भूमि का एक अंश जब बेचा जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, 210 से आपका स्टार्ट होता है आर्टिकल 210 से स्थावर संपत्ति के बारे में जो भी कि अगर जंगम से पूरा ना हो तो स्थावर से पूरा करना है, ठीक है। उसमें 211, 12, 13 और 13 ए, ठीक है, ये सारा का ही पुष्टि करता है 214। और 214 ए में आपका क्लियर लिखा है भूमि के एक अंश को बेचने का निर्णय कौन लेगा, उपायुक्त लेगा, ठीक है। अब चलिए, ये तो नीलामी प्रक्रिया हो गया, अब अपीलीय प्रक्रिया पर हम लोग आते हैं। अध्याय 16 में ही आपका अपीलीय प्रक्रिया है, ठीक है। ये जो है 215 से 229 आर्टिकल तक, 214 तक हो चुका है। 215 जो कहता है कि अपील का जो प्रोसेस होगा, राजस्व अधिकारी सबसे नीचे है, इसके विरुद्ध नीलामी अधिकारी भी हो सकता है, उपायुक्त को, इसके विरुद्ध आयुक्त को, इसके विरुद्ध बोर्ड को। पहले बोर्ड होता था राजस्व बोर्ड, अब विभाग होता है राजस्व विभाग, ठीक है। इसके अलावा हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है, क्लियर। 5,000 रुपया से ऊपर का मामला है तो। और अगर 100 रुपये तक का मामला है, क्लियर, तो उपायुक्त का जो भी निर्णय होगा वो अंतिम होगा। यही चीज़ आपका आर्टिकल 215 में दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। किसके विरुद्ध कौन अपील कर सकता है, किसका जो पावर है कहाँ तक है, क्लियर। बोर्ड में बहुत सारे जो है मेंबर्स होते हैं, इसलिए आयुक्त के विरुद्ध बोर्ड में जाता है। अन्य लोग पुनर्निरीक्षण करते हैं, पुनर्विलोकन करते हैं, उपायुक्त को भी अधिकार है, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं 216। अपील के लिए एक समय सीमा निर्धारित किया गया है, इसको कहा जाता है अपील का परिसीमा, ठीक है। कोई भी निर्णय जो है आपको गलत लगा तो कितने दिनों के अंदर जो है आप अपील कर सकते हैं। अपील जो होगा 90 डेज के अंदर। इसको याद कर जाइएगा, 215 और 216 दोनों को याद कर जाइएगा। 217 अपील के लिए एक तारीख दिया जाएगा, तिथि, कि आपका अपील जो है स्वीकार कर लिया गया है, इस तिथि को जो है दोनों पक्षों को उपस्थित रहना है, ठीक है। और अगर कोई पक्ष जो है आपका अनुपस्थित रहता है, ठीक है, या दोनों पक्ष अनुपस्थित रहा तो या तो खारिज कर दिया जाएगा या फिर एक पक्षीय निर्णय ले लिया जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं। 218-19 तो समाप्त हो चुका है, ठीक है। इसके बाद जो डायरेक्ट आपका काम का है 221। 18-19 तो समाप्त हो चुका है, 20 काम का नहीं है, ठीक है। 221 क्या कहता है कि अगर मामला खारिज हो गया है, कोई मामला अगर खारिज हो गया है तो 30 दिन के अंदर पुनः अपील करने का अधिकार दिया जाएगा। समझ गए ना, एक बार और मौका दिया जाता है। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर, लेकिन पर्याप्त कारण होना चाहिए, ठीक है।
लापरवाही से वो नहीं आया है, जानबूझ करके नहीं आया है, ऐसा स्थिति में नहीं, ठीक है। कुछ ऐसा कारण हो गया होगा, ठीक है, जिसके कारण हो सकता है कि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हों या रास्ता में किसी कारण से फंस गया होगा। अगर हर चीज़ पर्याप्त लगता है तो उसको फिर से अपील करने का अधिकार मिलता है। और 222, अगर एक पक्षीय निर्णय लिया गया है किसी के विरुद्ध, क्लियर, तो फिर से इस पर विचार हो सकता है। एक पक्षीय निर्णय वाले को फिर से एक मौका दिया जाएगा। 222, क्लियर। अब आइए 223। 223 में क्लियर कहता है कि जो भी डिसीजन होगा, निर्णय लिया जाएगा, जो भी, क्लियर, वो आर्टिकल 170 के अनुरूप लिया जाएगा, के अनुसार लिया जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? 170 आपको याद होगा, ठीक है, कि खुले में निर्णय लिया जाएगा, ठीक है, उपायुक्त के द्वारा जो है खुला में निर्णय लिया जाएगा और अंग्रेजी में पूरी तरह से निर्णय को अभिलेखित किया जाएगा। यही था ना 170 में जो मैंने बताया था। तो यहाँ पर भी अंग्रेजी में निर्णय होगा, सारा अभिलेखित होगा और खुला में निर्णय होगा, क्लियर, और कुछ नहीं है। 223 170 सेम चीज है, खाली अलग अलग मामला के लिए निर्णय है। 224 25 26 में एक जो है आपका निश्चित हो चुका है, बाकी काम करने हैं। डायरेक्ट आइए 227। में जो आपका कहा गया है कि उपायुक्त को अगर फील हो जाए कि एक पक्षीय निर्णय में किसी के साथ अन्याय हो गया है, ठीक है, तो 30 दिनों के अंदर, निर्णय के 30 दिनों के अंदर पुनर्विलोकन कर सकते हैं, ठीक है, और फिर नया आदेश जो है सुना सकते हैं, ठीक है। और 30 दिनों के अंदर जो पुनर्विलोकन करेंगे और उसके बाद जो निर्णय देंगे उपायुक्त, क्लियर। 227 जो आर्टिकल है उसके मामले में जो निर्णय होगा उपायुक्त का वो पूरी तरह से अंतिम होगा। इस पर किसी तरह का प्रश्न जो है किसी के द्वारा नहीं उठाया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पर कोई अपीलीय अधिकार नहीं होगा, ठीक है, यही चीज दिया है। और ये जो आदेश होगा उपायुक्त का, जो 228 के तहत आदेश देंगे, जो अंतिम निर्णय होगा पुनर्विलोकन के बाद जो आदेश देंगे, 229 आर्टिकल ये होगा सीपीसी, ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, कि प्रथम अनुसूची के नियम 22 के अनुसार होगा, ठीक है। इनको न्यायिक अधिकार भी है उपायुक्त को, तो जो भी वो आदेश देंगे 229 में सिविल प्रोसीजर कोड के अनुसार होगा, ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार होगा। तो ये था आपका अध्याय 16 समाप्त होता है। अब चलिए अध्याय 16A की ओर चलते हैं। अध्याय 16A, अध्याय 16A जो कहता है बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम,
इसमें क्या है, इसमें एक ही आर्टिकल है 229 का ए या क। इसमें सिंपल कहा जाता है कि लगान जो है प्रमाण पत्रों के आधार पर भी लिया जा सकता है। प्रमाण पत्र का अर्थ हुआ जो अंतिम रूप से अभिलेखित किया गया है किसी के नाम से सरकार के द्वारा कि यह जमीन जो है इसका है, तो उस आधार पर लगान लिया जाएगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति के बाद अगली पीढ़ी में प्रवेश कर चुका है उसका परिवार, तो उस स्थिति में अगर जो भी अंशधारी हैं, जो अगली पीढ़ी के जो अंशधारी हैं, वो लगान वितरण के संदर्भ में उपायुक्त के पास वाद दायर करते हैं, उस स्थिति में लगान वसूली जो है उन प्रमाण पत्रों के आधार पर स्थगित हो जाएगा जब तक कि फैसला नहीं आ जाए। और फिर उपायुक्त क्या करेंगे, जितने भी अंशधारी है डिसीजन के बाद सभी को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, उसके बाद लगान जैसे लेना है लिया जाएगा। यही है 229 का क। इस प्रकार जो है आर्टिकल 16 और 16A समाप्त होता है। अब 3 आर्टिकल और बचे हुए हैं, उसको हम लोग अगले क्लास में कोशिश करेंगे समाप्त करने का। उसके बाद SPT होगा। और जैसा कि सूचना मिल रही है कि JPSC ने सेंटर्स के लिए जिलाधिकारियों को पत्र लिख दिया है और सारे 24 जिले के जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। इससे शायद यह स्पष्ट होता है कि कोरोना के स्थिति को देखते हुए लगभग हर जिले में सेंटर बनाए जाएंगे। और सेंटर जो आपका होगा, हो सकता है कि इस बार जो होम डिस्ट्रिक्ट टाउन है वहीं पर पड़े। और समय बहुत कम है, मात्र जो है आपका 40 डेज बचा हुआ है, लगभग उससे भी कम है। 1 महीना आपके हाथ में है, तो जो तैयारी कर लिए हैं उनको और अच्छा से करना है। और जिनकी कुछ कमी रह गई है अभी भी मेहनत करें, काफ़ी टाइम होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है। इस 40 डेज का भरपूर यूज कीजिए। इधर जो मैंने डिसीजन लिया है कि फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री तो चल ही रहा है, संगम काल अभी चल रहा है, वो तो चलता ही रहेगा, उसमें थोड़ा सा तो समय लगेगा क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में और अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन कहीं से मिस ना हो। जिस क्लास को मैं ले लूँ उस चैप्टर से अगर प्रश्न आता है तो वहाँ पर शॉर्टकट तो कोई मार्ग होता नहीं है सिविल सेवा को क्लियर करने का, इसलिए जो भी मेरे क्लास होते हैं काफ़ी डिटेल्ड होते हैं। तो यहाँ पर फिर भी मैंने डिसीजन लिया है कि लोक प्रशासन सेक्शन की मांग कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही थी, तो उसका फैक्ट्स जो है मैं कुछ प्रदान कर दूंगा। आशा है कि उससे प्रश्न जो है आ जाएंगे आपके, जो 4 प्रश्न आने हैं लोक प्रशासन सुशासन से। इसके अलावा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के कुछ जो है नोट्स प्रदान कर दूंगा, क्लासेस ले लूँगा। और तीसरा जो जनसंख्या पॉपुलेशन टॉपिक को मैंने चुना है झारखंड और इंडिया के। ठीक है, और इधर जो आपका CNT SPT समाप्त होगा और पेशा वगैरह विल्किंसन लॉ वगैरह जब समाप्त होगा तो 55 क्वेश्चंस जो है आपके कंप्लीट हो चुके रहेंगे। अब फिर रह जाएगा 45 क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें आर्थिक स्थिति वगैरह है, आपदा प्रबंधन है, वो चलता रहेगा इस साइड भी। ठीक है, और यथाशीघ्र जो है चैनल को सब्सक्राइब कराइए कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए ताकि उन्हें भी मेरे क्लासेस का लाभ मिल सके। और आज की क्लास में जो भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं दूर करने का प्रयास करूँगा।